Hello everyone, welcome to Smart IT JW NEET Foundation Academy. I'm your mathematics teacher Himani Dhingra. I've done my graduation in BSc Maths from Delhi University and post-graduation in MSc Maths from NIT Jalandhar. Okay, so students, this is the video for class 10 students who are preparing for their boards. ये चैप्टर 1 रियल नंबर्स की वीडियो है. इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एक्सप्लेन कर रखे हैं. मैंने थोड़ा सा थ्योरी ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखी है एंड इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं या अभी तक बोर्ड में आए हैं उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है. ओके, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए. एंड स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी ने एक स्पेशल ऑफर आप सबके लिए लॉन्च किया है. That is, this is not only for class 10 students, this is for 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, IIT and NEET students also. So they can ask their doubts on our Telegram group for free. Yes, so science और maths के आप जितने भी आपके doubts हैं आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री. एंड कोई भी डाउट्स आप फ्रीली यहाँ पे पूछ सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप के सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं. सो okay, so join our group, be a smartin of the Smart Way Academy. So we are starting with the chapter 1, that is real numbers. Okay, so what is real number? Okay, तो पहले रियल नंबर को जानने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास नंबर कितने टाइप्स के होते हैं. हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के नंबर होते हैं. पहला है रियल नंबर एंड दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, सो रियल नंबर्स की कैटेगरी में कौन कौन से नंबर्स हमारे पास आते हैं. सो फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स. व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं. सो नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स. ओके, सो काउंटिंग नंबर्स मीन्स जैसे कि अगर हम आपको बोले दैट काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप 1 से स्टार्ट करेंगे. सो 1 2 3 4. तो काउंटिंग हमेशा हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं. तो इन नंबर्स में भी 1 2 3 4 इसी तरीके के आपके पास नंबर्स आते हैं. सो सेकेंड हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं होल नंबर्स. सो होल नंबर्स क्या होते हैं कि अगर मैं नेचुरल नंबर्स में हम बस जीरो एक ऐड कर दें तो वो आपके पास हो जाएंगे होल नंबर्स. सो नेचुरल नंबर्स को हम n एंड 10 स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं. सो जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स मतलब आपके पास हो जाएंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड सो. नेक्स्ट हमारे पास होते हैं इंटीजर्स. सो व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स आर अगर आपके पास पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी हो जाए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड जीरो. सो दिस ऑल इंक्लूड्स इंटीजर्स. ओके, सो इंटीजर्स यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे? जीरो, positive natural numbers, that is which the numbers which starts from 1, that is 1 2 3 4 and so on. and इसी का negative मतलब -1 -2 -3. so ये हमारे पास होते हैं integers. next we have rational numbers. so integers के बाद जो हमारे पास next category है real numbers की, that is rational numbers. तो rational numbers तो आपने बचपन में ही पढ़ा होता है. Rational numbers are those numbers which are in the form of p upon q. Those numbers which are in the form of p upon q, where p and q are integers and where q is not equals to 0. Okay, so ये definition आपने बचपन में पढ़ी है, but जो main definition rational numbers की है वो है that these numbers are non-terminating and repeating. Non-terminating and repeating. So what is this non-terminating means? So non, तो इसकी रैशनल नंबर्स के आपके पास दो डेफिनेशन है. तो नॉन टर्मिनेटिंग, पहले टर्मिनेट मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि ट्रेन टर्मिनेट्स हियर. सो ट्रेन टर्मिनेट्स है मतलब ट्रेन यहाँ पर रुक रही है. तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं रुक रही. ओके, सो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपके पास रैशनल नंबर्स
वो होते हैं जो नहीं रुकते हैं और रिपीट कर रहे हैं, सो उनको भी हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10/3, अगर 10/3 की हम वैल्यू देखें, इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3.3333 एंड सो ऑन। तो ये कहीं स्टॉप नहीं हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है एंड दिस 3 इज रिपीटिंग। ओके, सो ये 3 रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर भी है क्योंकि इसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। सो दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये रुक नहीं रहा है एंड रिपीट हो रहा है। ओके, so this is in the category of rational number. Now last we have irrational numbers. So irrational numbers क्या होते हैं? जैसे कि सबने सुना ही है, अगर हम आपसे पूछे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं तो आप यही बोलेंगे कि जो नंबर रैशनल नहीं होते वो इरेशनल नंबर होते हैं। यस, सो नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन आएगी, मतलब जो रैशनल नंबर्स की है उसका कॉन्ट्रडिक्टरी पार्ट कि उसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं बट इसे नहीं लिख सकते। सो विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज इरेशनल। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे क्यू जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। वो इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड वाला केस हो जाता है जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, दैट इज 1/0 इज इन्फिनिटी और समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। सो पी अपॉन क्यू वे क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब बस हम इसकी फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। सो ये तो फर्स्ट डेफिनेशन हुई कि हम रैशनल नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। सेकेंड डेफिनेशन, क्योंकि इसकी होती है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इसकी डेफिनेशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब जो टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं, रुक भी नहीं रहे हैं और रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ √2, एग्जाम्पल √2 या पाई, क्योंकि √2 की वैल्यू अगर आप अलग अलग कैलकुलेटर्स में देखो तो कोई √2 की वैल्यू 1.414 एंड सो ऑन, मतलब कुछ डेसिमल के बाद आपको 6 डिजिट से देगा, कुछ कैलकुलेटर्स आपको 8 डिजिट देंगे। सो इसकी वैल्यू कुछ फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है बट रिपीट भी नहीं हो रही है। तो इस नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि हमें नहीं पता ना कि वो कहाँ तक रुक रही है, फिर आप डेसिमल हटा के भी डिनोमिनेटर में कितनी जीरोस लगाएंगे। ओके, सो हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सिमिलरली पाई की वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन, तो ये रिपीट भी नहीं हो रही है, सो वी हैव पाई एज इरेशनल नंबर। नाउ हमारे पास रियल नंबर्स की कैटेगरी में 5 हमारे पास सब टॉपिक्स है जो कि हमने डिस्कस किए हैं। अब हम ये बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ये आप ऐसे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं, मतलब नंबर्स जो एग्जिस्ट नहीं करते बट हाँ उसे हम पढ़ते हैं। सो ये किस टाइप के नंबर्स होते हैं? ये उस टाइप के नंबर्स होते हैं अगर आपके पास यहाँ पर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाए, जैसे कि √-2, √-1। तो अगर आपके पास रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है तो ये नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम इसे इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। तो आप ये अगर 11th क्लास में आप सब मैथ्स लेते हैं, आप में से कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स लेंगे तो वो यहाँ पे आप उसमें पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हैं। तो रियल लाइफ में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जो हम आगे पढ़ते हैं। ओके, सो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को इमेजिनरी नंबर्स दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। सो रियल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। इसका मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर नंबर लाइन है तो नंबर लाइन में हम, जैसे कि यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी। सो हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम नंबर लाइन पे सॉरी मेंशन कर सकते हैं। दैट इज अगर हमें 1/2 कोई भी रैशनल नंबर चाहिए तो हम इसे यहाँ पर 1/2 को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूनिक पॉइंट यहाँ पे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इरेशनल नंबर √2 1.414, तो यहाँ पर कहीं √2 की वैल्यू होगी, तो हम यहाँ पर हर एक नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे कोई भी पॉइंट यूनिक पॉइंट अगर हम represent कर सकते हैं, so that is a real number. Okay, so we will move on to the next slide.
that is Euclid's division lemma. So this is the first topic of the real numbers. So Euclid's division lemma ये भी आपने बचपन में पढ़ा है. Let a and b be any positive integers. So हमें a और b कोई भी दो positive integers जैसे दे दिए हमारे पास. Let's say we have a and b as a and b मतलब यहाँ पर हमारे पास डिवाइजर और डिविडेंड की बात हो रही है. अगर हम किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमें डिवाइजर और डिविडेंड तो हमें गिवन ही होता है. क्वोशिएंट और रिमाइंडर हम फाइंड कर सकते हैं. सो वो यही डिवीजन की ही यहाँ पे बात कर रहा है. दैट इज अगर मैंने आपको यहाँ पे डिवाइजर दे दिया 4 एंड डिविडेंड दे दिया 40. सो यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं सिंपली. दैट इज 4 इंटू 3 इज 12 एंड 4 माइनस 2 इज 2. सो अगर हमारे पास यहाँ पे a डिवाइजर है दैट इज 4 डिवाइजर है 14 डिविडेंड है तो हमारे पास क्वोशिएंट 3 आएगा एंड रिमाइंडर 2 आएगा. सो वी कैन एक्सप्रेस दिस 14 एज 4 इंटू 3 प्लस 2. Okay, so quotient into remainder plus quotient into divisor plus remainder is equal to dividend. Okay, so a is equal to bq plus r. This is very important. आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा. इसी पे बेस्ड आगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे जो आपका r है ये r हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b. b मीन्स डिवाइजर है तो ये हमेशा डिवाइजर से लेस ही होगा. रिमाइंडर हमेशा आपका डिवाइजर से लेस ही होता है. या तो 0 हो जाएगा या फिर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डिवाइजर. सो ये पॉइंट लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेंगी बोर्ड्स के टाइम पे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आता है अगर आप ये लिख देते हैं ये नहीं लिखते तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. सो इस बात का आप ध्यान रखें. ओके, सो वी कैन फाइंड द HCF ऑल्सो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. मतलब हम सिर्फ डिवाइड करने से HCF भी फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो देखते हैं कैसे. जैसे कि हमें पता है कि अगर हम कभी भी किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो छोटे वाला नंबर होगा उसे हम डिवाइजर लेंगे एंड द बिगर नंबर विल बी डिविडेंड. ओके, सो इसे डिवाइड करते हैं. 81 2 से जाएगा ये. 81 2 विल बी 162 and on dividing we have 7 minus 2 is 5 and 12 minus 6 is 6. Okay, so now sorry, this will be 13 minus 6 will be 7. Okay, so this will be 7 here. ओके, सो HCF निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आपका जो भी रिमाइंडर आ गया अब हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे एंड जो हमारा डिवाइजर होगा उसको अब हम डिविडेंड बना देंगे. सो HCF निकालने के लिए रिमाइंडर विल चेंज इनटू डिवाइजर एंड द डिवाइजर विल चेंज इनटू डिविडेंड. ओके, तो ये हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. ओके, सो 75 and 81, so this will go with 75 into 1 is 75. So we have 11 minus 5 is 6. फिर से यहाँ पे हमारे पास आ गया 75. So this will go with 6 into 12 is 72 and we have 5 minus 2 is 3 and the divisor will be since divisor is 6 so we have dividend as 6. So this will be 3 into 2 is 6. Sorry, यहाँ पे space थोड़ा कम है. So यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया. तो अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं. अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन के फॉर्म में लिखें तो हम यहाँ पर इसको किस तरीके से लिख सकते हैं. पहले हमने यहाँ पर डिविडेंड देखा है तो हमारे पास यहाँ पे डिविडेंड क्या है 237 which can be written as divisor into quotient plus remainder. इसको हम किस तरीके से लिखेंगे. divisor into quotient plus remainder is 75. Again we have dividend as 81 क्योंकि अब divisor dividend बन गया है. So this will go with 75 into 1 plus 6. Then we have 75 can be written as 6 into 12. So we have this as 6 into 12 plus 3 and the last we have the 6 is equal to 3 into 2 plus 0. ओके, सो ये स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है. आप जब HCF निकालने के लिए बोले तो हमें डिवाइड से तो करना ही है बट प्लस ये स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है. ये आप साइड में कर सकते हैं बट दिस विल बी द मेन स्टेप. ओके, सो ये स्टेप लिखना मत भूलिएगा. Now we'll move on to the next question, that is use Euclid's division algorithm to find HCF of 25152 and 2026. तो अब ये तो हो जाएगा. So this question
विल बी द होमवर्क फॉर यू. इसे ट्राई करना एंड जो भी आंसर होगा इसका कमेंट सेक्शन में प्लीज रिप्लाई जरूर करिएगा. Okay, so we'll move on to the next slide, that is using Euclid's division lemma. Prove that any positive or odd integers of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer. And ये NCERT का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में ऑलरेडी आए हुए हैं, चांसेस है कि आ भी सकते हैं. ओके, तो आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहाँ पे यूज करना है एंड इसे प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस तरीके की फॉर्म का होगा. तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर का मतलब क्या है कि मैंने जैसे यहाँ पे हम कोई भी ऑड इंटीजर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 7. तो 7 कैन बी रिटन एज, क्या हम 7 को 6 इंटू सम एनी नंबर +1 के फॉर्म में या +3 के फॉर्म में +5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस. हम 7 को कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 1 + 1, बिकॉज 6 1 + 6 +1 is 7. ओके, अब कोई भी अदर हम ऑड इंटीजर, कोई भी रैंडम ऑड इंटीजर हम ले लेते हैं. पॉजिटिव बोला है तो पॉजिटिव लेते हैं. लेट्स से 13 ले लेते हैं. तो 13 कैन बी रिटन एज 6 इंटू 2 + 1. ओके, 6 इंटू 2 is 12 and 12 + 1 is 13. फिर से हमने इसको 6 + 1 की फॉर्म में लिख दिया. अब 19 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ओके, 19 विल बी सेम 6q + 1. ओके, अब ले लेते हैं 17. ओके, सो 17 को हम कैसे लिख सकते हैं? 17 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 + 5, बिकॉज 6 2 12, 12 + 5 is 17. ओके, नेक्स्ट हम 21 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 21 को हम 6 इंटू 3 18 एंड 18 + 3 is 21. ओके, सो हम किसी भी ऑड इंटीजर को हम इस तरीके से फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5. अब ये तो हमने जनरली देख लिया, ठीक है. ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया. अब हम इसे जनरली कैसे प्रूव करेंगे तो वो देखते हैं. ओके, सो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें इसे प्रूव करना है. तो पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि आपका अगर ए और बी हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास हो तो हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर उसका फाइंड कर सकते हैं सच दैट वी हैव आर लाइज बिटवीन 0 एंड लेस देन बी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर स्टेप में इसको लिखना जरूरी है एंड यहाँ पर तो बहुत जरूरी है. अभी मैं बताती हूँ कैसे. ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि हमें प्रूफ करना है 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5. तो हम क्या कर सकते हैं कि 6q है, q के साथ यहाँ पे b है, तो क्या हम यहाँ पे b को 6 ले लें? ओके, सो लेट्स से वी हैव b as 6. अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर b 6 है तो r की वैल्यूज तो हमें पता लग गई, क्योंकि r यहाँ पे ऑब्वियसली एक इंटीजर ही होगा. ठीक है, अब 0 से लेके, क्योंकि यहाँ पे b 6 है तो 0 से लेके 6 तक जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमें पता है ना. तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 4 एंड 5. क्योंकि यहाँ पे b के साथ इक्वल नहीं है तो इसलिए हम 6 यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे. तो 6 से लेस हमारे पास जो इंटीजर है वो है 5. तो हमारे पास यहाँ पे 6 केसेस, पहले 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास 6 केसेस बनेंगे. तो हम यहाँ पे सारे केसेस हम देखते हैं. सो केस 1 विल बी व्हेन वी हैव r as 0, रिमाइंडर as 0, b as 6. तो अगर b 6 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी? अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो a इज इक्वल टू, b की जगह पे हमें 6 पुट करना है, 6q + r एंड r इज 0 है. सो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास आ गया a = 6q. तो a = 6q के लिए अब यहाँ पे q इज सम इंटीजर. ओके, सो इट्स ऑब्वियस कि अगर हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर फाइंड करना है तो यहाँ पे q भी पॉजिटिव ही होगा. तो अगर हम यहाँ पे q की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देख लें, फॉर एग्जांपल अगर हम q की वैल्यू 1 लें तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी? 6. अगर q की वैल्यू 2 लें तो a की वैल्यू क्या होगी? 6 × 2 is 12. q की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो a की वैल्यू क्या होगी? 6 × 3 which is 18. तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि a की हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है? 6 12 एंड 18. और 6 12 18 को हमें देख के लग रहा है कि ये ऑड तो नहीं है लेकिन इवन है. ओके, सो हम यहाँ बोल सकते हैं since a is divisible by 2, a तो 2 से डिविजिबल हो रहा है, सो जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब वो क्या होता है? इवन इंटीजर होता है. दिस इंप्लाइज a is even
इंटीजर। सो अगर ये इवन इंटीजर हो गया तो हमें तो यहाँ पे ऑड इंटीजर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो a यहाँ पे क्या हो गया, इवन इंटीजर, इसका मतलब a इक्वल टू 6q, तो हम यहाँ पे डिस्कार्ड कर देंगे, तो वो फॉर्म हमारी यहाँ पे नहीं होगी एंड वो हमें चाहिए भी नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें 6q+1 चाहिए। अब देखते हैं कि 6q+1 ऑड आ रहा है या नहीं। ओके, सो नेक्स्ट केस हमारा क्या होगा, अभी हमारे पास r इक्वल टू 0 है, नेक्स्ट केस हमारा क्या होगा, r इक्वल टू 1। ओके, सो विल कंसीडर केस 2। केस 2 हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, r इक्वल टू 1। तो अगर हमारे पास r की वैल्यू 1 हुई, b की वैल्यू 6 हुई, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी, b इंटू क्यू प्लस आर। सो वी हैव 6q+1 है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे 6q+1 आ गया। अब हम q की फिर से डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं। सो अगर हम q की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, 6 इंटू 1+1 विच इज 7। q की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, 6 इंटू 2 12+1 विच इज 13। q की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं, बस आप यहाँ पे 2 3 वैल्यूज पुट करके देखिए, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, 6 इंटू 3 18+1 विच इज 19। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू 7 13 और 19 विच इज odd integer, positive odd integer. So this implies a is odd integer। तो इसका मतलब हमें यही चाहिए था कि कोई भी odd integer इस फॉर्म का होगा, और यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे 6q+1 इस फॉर्म, ये फॉर्म तो हमें चाहिए, ठीक है। तो 6q+1 फॉर्म तो होगी और ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं। हमें यहाँ पर पांचों केस यहाँ पे हमें बताने पड़ेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल है। हम सिर्फ ऑड्स कंसीडर नहीं कर सकते, हमें इवन भी करके दिखाना है कि क्यों हम उसे डिस्कार्ड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट विल कंसीडर r इक्वल टू 2। अगर r की वैल्यू 2 ही तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी, b इंटू क्यू प्लस आर विच इज b इज 6 इंटू क्यू प्लस आर इज 2। अब फिर से हम वही चीज करेंगे, हम क्या करेंगे, q को 1 पुट करेंगे। अगर हमने q की वैल्यू 1 पुट कर दी तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, 6 इंटू 1 प्लस 2 विच इज 8। अगर हमने यहाँ पे q की वैल्यू 2 पुट कर दी तो हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू 2 12 प्लस 2 विच इज 14। अगर हमने q की वैल्यू 3 पुट कर दी तो वी हैव a एज 6 इंटू 3 18 प्लस 2 विच इज 20। अब हम a की वैल्यूज ऑब्जर्व करते हैं, वी हैव 8 14 एंड 20 विच इज अगेन डिविजिबल बाय 2। So this implies a is divisible by 2 which is even integer. Okay, so ये सारी स्टेटमेंट, ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हमने क्यों की ये वैल्यूज ली हैं, या फिर आप डायरेक्टली स्टेप पे भी आ सकते हैं, बट कैसे आए एटलीस्ट वो तो बताना पड़ेगा, क्योंकि ए आपका डिविजिबल बाय 2 है और इवन है, तो वो सब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, वरना मार्क्स कट होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, सो विल डिस्कार्ड दिस केस ऑल्सो। ओके, क्योंकि यहाँ पर इवन आ रहा है, हमें और चाहिए। ओके, नाउ विल कंसीडर नेक्स्ट केस विच इज द फोर्थ वन। सो वी हैव r इक्वल टू 3। ओके सॉरी, 5 नहीं 6 केसेस होंगे यहाँ पे। ओके, बिकॉज 0 भी है तो 0 to 5 विच इज 6। ओके, सो वी हैव, अगर हम r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो a इक्वल टू 6q+3। अब हमें प्रूफ करना है कि इससे भी ऑड आना चाहिए, देखते हैं। q की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं। अगर हम q की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 + 3 विच इज 9। अगर हम q की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू 2 12 + 3 विच इज 15। अगर हम यहाँ पे q की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो वी हैव a एज 6 इंटू 3 18 + 3 विच इज 21। अब हम अगर a की वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं तो वी हैव 9 15 एंड 20 विच इज odd positive integer. So we have a is odd integer. So इसका मतलब we'll consider this case also, that is 6q+3. So next we'll consider case 5. So we have r as 4. This implies a is equal to 6q+4. And if we'll apply q as 1, we have a as 6 into 1 plus 4 which is 10. If we have q as 2, we have a as 6 into 2 12 plus 4 which is 16. And we have q as 3, then we have a as 6 into 3 18 plus 4 which is 22। तो इसका मतलब आपके पास 10 16 and 22 which is again divisible by 2।
Okay, so a is divisible by 2, so this implies which is even integer. So will again discard this case. So even वाला तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ odd वाला चाहिए, तो हम इस केस को हटा देंगे. Next we'll move on to the last case, which is sixth case, and we have r as 5. This implies a is equal to 6q plus 5. So if we have q as 1, this implies a is equal to 6 into 1 plus 5, which is 11. If we have q is equal to 2, this implies a is equal to 6 into 12. 6 into 2 is 12 plus 5, which is 17. कोशिश करना कि आप यहाँ पे 3 केसेस तो एटलीस्ट लो ही. सो अगर हमारे पास q की वैल्यू 3 आए, देन वी हैव a इक्वल टू केसेस q, 3 केसेस मतलब q की वैल्यू 1 2 3 अगर हम ले रहे हैं, सो 3 वैल्यूज तो एटलीस्ट आप लो ही. सो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6 इंटू 3 18 प्लस 5 विच इज 23. Okay, so this implies a is odd integer, so we'll consider this case also. Okay, so last line आपकी जो होगी वो ये होगी that this proves that, sorry, last line जो आपकी होगी वो होगी this proves that any positive odd integer will be of the form 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5. Okay, so clear to you? अगर आपको कोई भी डाउट है you can ask me in the comment section. Okay, so we'll move on to the next question, that is find the greatest number. बहुत important question है. Find the greatest number which divides 285 and 1249, leaving remainders 9 and 7. तो आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है. लेट्स से वो ग्रेटेस्ट नंबर x है. वो ग्रेटेस्ट नंबर जो 285 को भी डिवाइड करता हूँ, जो 1249 को भी डिवाइड करता हूँ, एंड जब डिवाइड करे तो आपके पास यहाँ पे 9 रिमाइंडर आए 285 के केस में एंड 7 रिमाइंडर आए 1249 के केस में, तो x की वैल्यू आपकी क्या होगी आपको वो बताना. सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. ओके, सो इससे पहले मैं आपको एक यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे let me have a divisor as 4 and dividend as 22. So we have 4 into 5 is 20 and the remainder will be 2 here. So अगर मैं चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 4 से, कि रिमाइंडर 2 नहीं रहना चाहिए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, तो रिमाइंडर 0 आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं डिवाइजर को रिमाइंडर से माइनस कर दूं, सो 22 माइनस 2 विल बी 20, मेरे पास सेम वही नंबर आ जाएगा. ओके, सो अगर मेरे पास यहाँ पे अगर हम डिवाइजर को रिमाइंडर से माइनस कर दें, देन 22 माइनस 2 विल बी 20, एंड फिर अगर मैं 4 को उस नंबर से डिवाइड करूं, देन वो मेरे पास एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा. एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा. तो यहाँ पर हम वही चीज़ करेंगे. एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा, अगर डिवाइजर को मैं यहाँ पर रिमाइंडर से सब्ट्रैक्ट कर दूँ. सेम अगर मैं डिवाइजर को रिमाइंडर से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास वो नंबर्स आ जाएंगे जिससे x एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा. ओके, सो वी वांट 285 minus 9 and 1249 minus 7. So on calculating that, so 15 minus 9 will be 6 here. Okay, and this will be 7. So 276, 285 minus 9 will be 276, and 9 minus 7 is 2, and we have 1242. Okay, so मुझे वो नंबर चाहिए जो 276 से भी डिवाइड करे एंड 1242 से भी डिवाइड करे. इसका मतलब ऐसा वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे. तो हमारे पास यहाँ पर आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि हमें यहाँ पर HCF यूज़ करना है या LCM यूज़ करना है. तो HCF हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डिवाइजर निकालना हो, एंड LCM हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डिविडेंड निकालना हो. ओके, सो क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है कि हमें हमें नंबर्स गिवन है, हमें ये चाहिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इनसे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, या फिर जब डिवाइड हो तो ये रिमाइंडर्स हमारे पास रह जाए. ओके, सो वी हैव टू फाइंड
HCF है. ओके, सो अगर हमें डिवाइजर फाइंड करना हो तो हम HCF फाइंड करते हैं. सो वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, दैट इज 276 एंड 1242. एंड अभी हमने देखा बहुत इजी मेथड, वैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं बट बहुत इजी मेथड रहता है डिविजन मेथड से HCF निकालना. ओके, सो smaller number will be the divisor and greater will be the dividend. So this will go on with 4, I guess. So 6 fours are 24, 7 fours are 28, and 7 fours are 28 and 10. So 4 twos are 8, 9, 10. So this will be 1104. 12 में से 4 गया 8, this will be 3, and 2 में से 1 गया 1, and this will be, अब your divisor will become dividend, and 138 to the, this will go with 2 because 8 to the 16, 3 to the 6, 7, and we have 276 and we have the remainder 0. तो हमें तब तक करना होता है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए. तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो हमारा लास्ट डिवाइजर है दैट विल बी द HCF. Okay, so we have HCF of 276 and 1242 as 138. तो इसका मतलब 138 ऐसा नंबर है जिसको हम 285 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 आएगा, एंड 1249 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा. ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस तरह के क्वेश्चन आप ट्राई करना, एंड नहीं सॉल्व हो, कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप हम सबसे कोई भी साइंस और मैथ्स के डाउट्स पूछ सकते हैं. ओके, सो ये कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है. फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36. अब यहाँ पर बात आती है, वहां पर डिवाइड कर रहा था और यहाँ पे डिविजिबल है. इसका मतलब यहाँ पर हमें अब डिवाइजर्स गिवन है और हमें डिविडेंड फाइंड करना है. तो आपको ये डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है. अब यहाँ पर क्योंकि हमें डिवाइजर्स गिवन है तो हमें एलसीएम फाइंड करना है. ओके, सो सबसे पहले तो फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स. सो 6 डिजिट्स का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 6 डिजिट्स का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर सबको पता है, 1 2 3 4 5 6. इससे बड़ा नंबर तो कोई आता नहीं है. अगर 1 6 टाइम्स 0 करोगे तो वो 7 डिजिट्स हो जाएगा. ओके, सो 6 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर विल बी 6 टाइम्स 9. ओके, सो हमें चाहिए वो नंबर. अब 6 टाइम्स 9 तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो जाएगा, ठीक है. अगर हो भी जाएगा तो हमें चेक करना पड़ेगा. ओके, तो हमें कैसे पता लगेगा ऐसा कौन सा नंबर है? तो पहले हम क्या करेंगे, हम एलसीएम फाइंड करेंगे इन तीनों का. ओके, सो फर्स्ट विल फाइंड एलसीएम ऑफ 24, 15 and 36. So you can find LCM with any method. Okay, so prime factorization एक साथ भी निकाल सकते हैं, अलग अलग भी निकाल सकते हैं. Okay, so अगर हम 24, 15 और 36 का LCM निकालते हैं, then we have 3 8s are 24 and 3 5s are 15 and we have 12. We have 2 4s are 8 and we have 5, 2 6 are 12, 2 2s are 4, and 5 2 3s are 6, and we have 2 1 5 3 5 1 1 3 and 3 1 1 1. ठीक है, सो जिसको ये मेथड इजी लगता है वो इस मेथड से निकालें. अदरवाइज कोशिश करना है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालें, बिकॉज ये मेथड आपके सिलेबस में भी है एंड दिस विल, हो सकता है कि इसके मार्क्स ज़्यादा आपको मिले. एंड तो इस मेथड से सही रहेगा निकाला. सो 24 3 इंटू 8 होता है एंड 8 इज 2 क्यूब. ओके, तो एलसीएम इस मेथड से कैसे निकालते हैं मैं आपको बताती हूँ. एंड 15 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 5, आपको ये तो पता है कि हमें इसे प्राइम्स के मल्टीपल में लिखना होता है, सिर्फ प्राइम नंबर से लिखने होते हैं, उसके अलावा नहीं. एंड 36 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 एंड 6 इज 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? एलसीएम इस तरीके से फाइंड करते हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स आपको दिख रहे हैं पहले तो वो लिख लो. ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 3 और 5, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 3 एंड 5. अब हमें ये देखना है कि 2 की मैक्सिमम पावर इन तीनों में कितनी है. मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर क्या हुई? यहाँ पे 2 की पावर 3 मैक्सिमम पावर हुई. एंड 3 की मैक्सिमम पावर, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर हमारे पास 3 की 2 हुई. एंड 5 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे हमारे पास 1 ही है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी हैव 8 इंटू
9 into 5 which is 8 into 40 and which is 320. सो हमारा 320 एलसीएम आएगा एंड इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 320 ही आएगा. ओके, सो इस मेथड को करना दैट विल बी इजी एंड आगे बहुत काम आएगा. सो ये मेथड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है. इसको आप रफ वर्क में कर सकते हैं, वेरीफाई करने के लिए भी कर सकते हैं. ओके, सो अब हमारा एलसीएम तो निकल गया. अब हम वो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फाइंड करें. सो उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं. Sorry, we'll move on to the previous slide. So we have to find the greatest number. तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला देखते हैं. Okay, so फॉर्मूला से पहले we have 6-digit number and we have the LCM of these three. Okay, so 9 5s are, okay, sorry, we have 9 into 5 is 45 and 45 into 8 is 360. So 9 into 45, 8 into 45 and we have 45 into 8 is 360. Okay, so अब इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर हमें यहाँ पे कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर अगर हमें जो चाहिए है रिक्वायर्ड नंबर वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो रिक्वायर्ड नंबर क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर तो हमें पता ही है दैट इज 3 times 9 and 3 times 9 that is 6 times 9 माइनस वो नंबर हमें कैसे मिल सकता है. वो नंबर ऐसे मिल सकता है कि अगर हम जो हमारे पास एलसीएम आया है सो रिमाइंडर व्हेन दिस 6 times 9s will be divided by 360. So अगर हम इसको 360 से डिवाइड करें तो जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर को इससे माइनस करेंगे सो दैट विल बी द रिक्वायर्ड नंबर. सो कैसे ये होता है मैं भी आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. ओके, सो फर्स्ट विल फाइंड दिस. तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे दिस इज वेरी लेंदी तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता रही हूँ दैट इज 6 times 9 माइनस यहाँ पे जब आप रिमाइंडर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे then this will be 279 and we have this as 9 minus 9 0, 9 minus 7 2, 9 minus 2 7 and 3 times 9. So the required number will be this. Okay, so ऐसा हमने क्यों किया. So the reason behind is this. इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर 3 नंबर्स हैं 2, 16 एंड 12. ये 3 नंबर्स हैं आपके पास. अब आपको ऐसा मैक्सिमम 2-digit नंबर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड करे. ये तीनों उससे डिविजिबल हो. ओके, सो ऐसा मैक्सिमम 2-digit नंबर चाहिए. तो जैसे हमने यहाँ पर अभी तक किया है वैसे ही करते हैं सेम प्रोसीजर. सो आपके पास ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर क्या होगा. 99, ये तो पता ही है. ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया क्योंकि हमें क्या चाहिए हमें डिविडेंड चाहिए और हमें यहाँ पे डिवाइजर्स गिवन है तो इसका मतलब यहाँ पे एलसीएम फाइंड करेंगे. तो जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे 2, 16 और 12 का तो क्या आएगा पहले तो वो देखते हैं. सो 2 is 2 into 1, 16 is 4 into 4 इसका मतलब 2 की पावर 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं एंड 12 is 6 into 2 सो 4 into 3 तो 2 square into 3 लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं. हमारे पास यहाँ पे प्राइम नंबर्स है 3 and 2. सो 2 की पावर 4 and 3 क्योंकि हमारे पास 2 और 3 है एंड 3 की मैक्सिमम पावर 1 है एंड 2 की मैक्सिमम पावर 4 है. सो वी हैव एलसीएम एज 48. ओके, तो हमें क्या चाहिए हमें वो मैक्सिमम नंबर चाहिए जिससे 2, 16 और 12 डिवाइड हो सके. ओके, सो अब 99 से तो नहीं होंगे बिकॉज 99 2 से डिवाइड नहीं करेंगे. तो हम क्या करेंगे अगर हम इनके एलसीएम को इस नंबर से डिवाइड कर दें. अगर मैं 48 को 99 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर ये किससे जाएगा 48 2 विल बी 96. So 48 into 2 is 96 and 9 minus 6 is 3. तो इसका मतलब ये हुआ. अब जैसे एग्जैक्टली डिविजिबल की बात है तो एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा अगर मैं 99 में से 3 माइनस कर दूं तो क्या आएगा. 99 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो क्या आएगा 96 आएगा. तो 48 96 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए. तो इसका मतलब आपके पास लार्जेस्ट नंबर कौन सा आया 96 क्योंकि आप देख सकते हैं कि 96 2 को भी डिवाइड करेगा
ये 96 16 को भी डिवाइड करेगा और ये 96 12 को भी डिवाइड करेगा। ओके, ये तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो यही हमने यहाँ पर यही चीज़ की है। हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर आप ग्रेटेस्ट नंबर देख लिया, तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास 6 टाइम्स 9 है। फिर हमने इनका जो एलसीएम निकाला, तो एलसीएम हमने जो भी था इसको हमने डिवाइड किया, ठीक है। तो जो भी डिवाइड किया रिमाइंडर आया, तो वो रिमाइंडर को हमने क्या किया, इस नंबर से माइनस किया और यही हमें चाहिए था। तो हमने यहाँ पर यही किया है कि ग्रेटेस्ट नंबर में से रिमाइंडर को माइनस किया एंड हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ गया। ओके, सो दिस विल बी द दिस कैन बी द इजी ट्रिक फॉर यू। तो आप ये ट्रिक यूज करो एंड देखो आपके बाकी के क्वेश्चन इस ट्रिक से हो सकते हैं या नहीं। ओके, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सो नेक्स्ट वी हैव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लेना। कभी कभी स्टेटमेंट भी आ जाती है, क्योंकि आपके 1 मार्क क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो कभी कभी स्टेटमेंट भी आ जाती है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। सो इट इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, सो व्हाट इज कंपोजिट नंबर, ये भी हम बचपन में पढ़ लेते हैं। दैट कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर, सबसे पहले तो वो नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, जो कि प्राइम नहीं है, which are not prime and they have factor more than 2 factors, more than 2। तो ये दो से ज्यादा कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? ऐसा नहीं है कि 2 और 4, मतलब जैसे कोई भी दो, ऐसा नहीं है। पहले तो हम पहले ये देख लेते हैं कि प्राइम्स के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सो प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर्स ही हो सकते हैं, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ, वही खुद का नंबर और 1, सिर्फ ये दो नंबर्स ही हो सकते हैं जो उसके फैक्टर्स हैं। सो इनके अलावा अगर कोई भी फैक्टर पॉसिबल है तो उसे बोलेंगे कंपोजिट नंबर, किसी भी नंबर का। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं 24, तो 24 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सो 24 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, 2 into 12। सो 2 into 12 पहले मैं ब्रेक करके लिखती हूँ। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 6। सो 2 into 6, 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3। ओके, सो दिस इज 2³ into 3, दैट इज 8 into 3 विच इज 24। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 24 को मैंने यहाँ पर ना 1 यूज किया, ओके, ना इटसेल्फ, मतलब ना ही 24 यूज किया, बट मैंने फिर भी प्राइम्स के फॉर्म में इसे लिख लिया। ओके, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, कंपोजिट नंबर भी नहीं होता, ये सबको पता है। एंड 2 ही एक इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी सारे ऑड प्राइम्स होते हैं। ओके, सो 24 को मैंने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इसका मतलब 24 क्या है, कंपोजिट नंबर है। ओके, अब लेट्स से इफ विल कंसीडर 29। सो 29 को क्या हम प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं, 29 को हम 29 to 1 ही लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मैंने 29 को सिर्फ एक तो वो खुद का नंबर और 1 के फॉर्म में ही एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, मैं और किसी फॉर्म में इसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। इसका मतलब 29 क्या है, प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसे हम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, एंड प्राइम नंबर तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो वो इटसेल्फ और 1 के फॉर्म में ही, प्रोडक्ट में ही एक्सप्रेस हो सकता है। So we'll move on to the next slide, that is consider the number 6 to the power n। Very important question, board में आया भी हुआ है, where n is any natural number, check whether there is any value of n for which 6 to the power n and with the digit 0। So पहले तो ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ये कह रहा है कि हमने एक नंबर कंसिडर किया 6 to the power n, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर ध्यान रख लो काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, सो नेचुरल नंबर है, ये बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, चेक करनी बहुत जरूरी है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये गिवन होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंटीजर, नेचुरल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इससे ही आपको पता लगता है कि हमें क्या वैल्यूज पुट करनी चाहिए, हमें इंटीजर्स पुट करने चाहिए या हम नेचुरल नंबर भी पुट कर सकते हैं या होल नंबर पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हमें एन नेचुरल नंबर है तो एन की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो पहले ये कहना क्या चाह रहा है, बाद में हम इसे प्रूफ करते हैं, ठीक है, बाद में हम इसे चेक करते हैं। सो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप एन की वैल्यू पुट करोगे
तो यहाँ पर 6 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने n की वैल्यू 1 पुट की तो 6 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, 6 ही होता है। अगर n की वैल्यू 2 पुट की तो 6 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 2 मीन 6 इंटू 6 विच इज 36। n की वैल्यू 3 पुट की तो इसका मतलब 6 टू द पावर 3 विच इज 36 इंटू 6 विच इज 216, है ना। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या ऐसी कोई वैल्यू ऑफ n एग्जिस्ट कर रही है जिसे 6 टू द पावर n जीरो में एंड हो रहा हो, मतलब इसकी जो यूनिट डिजिट है वो जीरो आ रही हो, क्या ऐसा पॉसिबल है। अभी तक तो हमें नहीं दिखा और आगे भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से 6 आएगा, फिर से 6 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से 6 आएगा, तो ये जीरो से एंड तो कभी नहीं करेगा, 6 से जरूर एंड करेगा और इसके अलावा भी और किसी भी नंबर से एंड नहीं करेगा। ओके, सो अब हमने इसे मैथमेटिकली मतलब नंबर्स के थ्रू तो देख लिया, अब इसे जनरल प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसे हम इस तरीके के फॉर्म में लिखेंगे, आपको ये लिखना कैसे है मैं ये बता रही हूँ। सो 6 टू द पावर n को पहले हम कैसे लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है, n कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, पहले 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। तो 6 टू द पावर n, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं टू द पावर n, प्राइम्स के फॉर्म में मैंने इसे एक्सप्रेस कर दिया। सो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर n, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम 6 टू द पावर n को 2 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब 2 स्क्वायर 2 क्यूब, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 3 स्क्वायर 3 क्यूब। तो जीरो कब आ सकता है, जीरो तब आ सकता है अगर यहाँ पे 5 भी होता, अगर यहाँ पे 5 स्क्वायर भी होता है ना, तो 5 इंटू 2 10 हो जाता और फिर जीरो आ जाता, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ 5 और 2 ना हो तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि 5 और 2 होना जरूरी है, क्योंकि हमें ये भी पता है कि अगर हम 5 का 1 5 का 2 5 का 3 करेंगे 5 टू द पावर 3, तो तब भी हमारे पास यूनिट डिजिट मतलब जो आखिरी डिजिट आएगी वो हमारी 5 ही आएगी। तो जीरो कब पॉसिबल है, जीरो तब पॉसिबल है अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 भी हो और 5 भी हो, दोनों होने बहुत जरूरी है। ओके, सो इसको लिखेंगे कैसे अब, सो जो अभी हमने यहाँ पे बोला है वही हम लिख देते हैं। सो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, if 6 to the power n ends with digit 0, अगर हम चाहते हैं कि 6 to the power n 0 से end हो, then it should have primes as 2 and 5 both, ठीक है। तो हमें 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। अब नाउ since it includes only 2 and 3 as a prime, सो इसके पास सिर्फ 2 और 3 ही प्राइम नंबर्स मतलब 2 टू द पावर समथिंग कुछ भी हो सकता है, बट इसके प्राइम में सिर्फ 2 और 3 ही है, 5 नहीं है। सो इट कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0, बस सिंपल ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको बस यही स्टेटमेंट इसमें लिखनी है। ओके, या कैसे भी आपको पता तो लग गया कि इसमें करना क्या है, बस आपको ये लिखना है कि 4 टू द पावर n कभी आ सकता है, क्योंकि तो हमें बस यही लिखना है कि 2 और 5 दोनों होने जरूरी है, अगर हमें जीरो से एंड करवाना है, यूनिट डिजिट जीरो होनी चाहिए, तो उसके लिए 2 और 5 होना जरूरी है, अगर वो नहीं है तो वो जीरो से एंड नहीं हो सकता। दैट्स इट। सो नेक्स्ट स्लाइड। So the next slide is HCF and LCM of two positive integers. So हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है, HCF और LCM के बीच में हमारे पास रिलेशन है एंड दो नंबर्स के बीच में हमारे पास रिलेशन है, दैट इज HCF। अगर हम इन दो नंबर्स का, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है A एंड B, सो अगर हम इन दो इंटीजर्स का HCF निकालें एंड LCM निकालें, तो HCF और LCM को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो नंबर्स आएंगे A इंटू B। ओके, सो अब इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इनके पहले HCF निकालना है एंड हेंस फाइंड देयर LCM। अब LCM से फिर निकालेंगे तो इससे बेटर है हम यहाँ पे फॉर्मूला ही यूज कर ले, वो ज्यादा इजी रहेगा।
ओके, सो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से हम यहाँ पर HCF फाइंड करते हैं. सो 96 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं क्या होगा. सो दिस विल बी 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 12, and we have this as 2 6, 2 3 and 3 1. ओके, सो आपके पास ये हमारे पास इसके प्राइम्स होंगे. ओके, अब 404 को हम कैसे यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं. 2 into 202 and this will go with 2 101 and 101 again प्राइम नंबर है. यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लिखने हैं और यहाँ पे हम 1 नहीं लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि 1 ना ही प्राइम है ना कंपोजिट है, तो 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ प्राइम नंबर्स. सो 101 एंड 1 एंड जब तब तक हम करते हैं जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए. ओके, सो 96 को हम कैसे लिख सकते हैं. 2 1 2 3 4 5. सो 5 times 2 4 5 into 3. सो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 5 into 3 एंड 404 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 101. अब क्योंकि हमें HCF फाइंड करना है, तो HCF मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन तो आपको पता ही है. अब इसमें 3 आया लेकिन इसमें 3 नहीं आया, इसमें 101 आया लेकिन इसमें 101 नहीं आया, इसमें 2 की पावर 5 और इसमें 2 की पावर 2 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 की पावर 2 कॉमन है, दैट इज 4. तो HCF क्या हुआ यहाँ पे 4. अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हम अपना LCM फाइंड करते हैं. ओके, सो हाउ वी कैन फाइंड LCM. सो वी हैव HCF of 96 and 404 into LCM of 96 into 404 is equal to 96 into 404. ओके, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू HCF इंटू LCM. अब HCF तो हमने अभी फाइंड किया, दैट इज 4 इंटू LCM ऑफ these two numbers, and this is equal to 96 into 404. Now we have LCM of this as, ये जो 4 मल्टीप्लाई हुआ है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. Divided by 4 we get this as 101 and we have this as 9696. So LCM of these two numbers are 9696. प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते तो बहुत लेंथी हो जाता. ओके, सो यहाँ पर इजीली आपने सॉल्व कर दिया. ओके, सो विल एंड with this video. Okay, second part जल्दी YouTube पे अपलोड हो जाएगा. अब बाकी अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप वहाँ जाके हमसे कोई भी साइंस और मैथ्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स फ्री में पूछ सकते हो कभी भी. ओके, सो दैट्स इट. अगर आपको और भी किसी चैप्टर का रिवीजन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन पे मुझे बता दीजिएगा, आई विल प्रिपेयर फॉर यू. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन लाइक शेयर and also subscribe to our channel Smartway Academy. Okay, so bye students, all the best to you. Okay, so bye, all the best. अच्छे से बोर्ड्स की तैयारी करना. ओके, ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लेते आऊँगी. आपको जो जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम होगी एंड आपको आप चाहते हो कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता लग जाए, तो मैं आपके लिए important questions prepare करूँगी and I'll upload that for you. Okay, so bye and all the best.